हो सकता है कि किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, यह भी हो सकता है कि किसी के विचार आपको पसंद ना आए, लेकिन क्या इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाएगा? अगर किसी पत्रकार ने ऐसी खबर दिखाई जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसे जेल में डाल देंगे, आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। विडंबना यह है कि यही लोग अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं, सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इन लोगों के खिलाफ जो भी बात करता है, जो भी इनसे सवाल उठाने की हिम्मत करता है इन पर, उस पर ये एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां इनकी सरकारें चलती हैं। हमारी गलती क्या थी? हमने तो सिर्फ यही किया कि गलत को गलत कहा और सही को सही। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि गलत को गलत मत कहो और सही गलत का फैसला धर्म को देखकर करो। अगर आरोपी एक धर्म विशेष के हैं तो ये लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात ना हो, जैसे कि तबलीगी जमात के मामले में इन्होंने किया। इन्हें हमारी वो रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई थी और हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर जी न्यूज़ के खिलाफ बहुत अभियान चले उस समय। इसी तरह से जब हमने डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हुए हमलों की रिपोर्टिंग की और सवाल उठाए कि एक खास धर्म और कुछ खास मोहल्लों में ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, तो ये बात भी इन्हें अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से जब हमने सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियोस को दिखाया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक धर्म का नाम लेकर ये कह रहे थे कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने यह तय कर लिया कि टिकटॉक पर इनका राज चलेगा, टिकटॉक पर इनके वीडियोस चलेंगे और वो वीडियो ऐसे होंगे जो देश को पोलराइज करेंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। जबकि हम उन लोगों की पोल खोल रहे थे जो चाहते थे कि देश में कोरोना फैल जाए, जो चाहते थे लॉकडाउन फेल हो जाए, जो चाहते थे कोरोना से लड़ाई में देश हार जाए। लेकिन हम जो सच्चाई दिखा रहे थे वो इन लोगों को बहुत कड़वी लगी। असल में ये ऐसा इकोसिस्टम है जो एक ही धर्म की बात चलाना चाहता है, उसी की बात सुनना चाहता है। ये इकोसिस्टम धर्म के नशे में लोगों को डुबोना चाहता है, जिससे वो धर्म को ही सब कुछ माने और धर्म के सामने सब कुछ भूल जाएं। मुस्लिम कट्टरपंथी और इस्लाम के ठेकेदार तो विरोध की कोई भी आवाज सुनना नहीं चाहते, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे देश की कई सरकारें इन्हीं कट्टरपंथियों और धर्म के ठेकेदारों के साथ इनका साथ देने में जुटी हुई हैं। ये ऐसे लोगों का तुष्टीकरण है और यही तुष्टीकरण देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश से कम नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। अब हम आपको आज एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। हम आपको हैदराबाद का एक वीडियो दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले आया था और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग जी न्यूज़ को और मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक धर्म विशेष पर अब कोई सवाल उठाने की हिम्मत ना करे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है और इन लोगों का पाखंड है, क्योंकि आप सोचिए कि ये वही लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। असल में यही लोग देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए, ये हैदराबाद का वीडियो है। इस वीडियो में ये जो पुलिस के लोग हैं ये मस्जिद को बंद कराने गए हैं, ये कहकर कि लॉकडाउन में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और हैदराबाद के जो लोकल लोग हैं, ये देखिए उस मोहल्ले के, वो इस पुलिस वाले को डांट रहे हैं। एक जगह तो उन्होंने उसकी वर्दी भी पकड़ ली है, लेकिन पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस वाला इनसे कुछ भी कह सके या अपने हथियारों का इस्तेमाल करे, डंडे का इस्तेमाल कर सके। पुलिस वाले डरे हुए हैं और कुछ ही देर में पुलिस वाले अपनी जान बचाकर यहां से चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे डरे हुए ये पुलिस वाले अभी आपने देखे, ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मीडिया भी डरा रहे। मीडिया में जो इक्के दुक्के पत्रकार हैं, एक दो चैनल्स हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये लोग चाहते हैं कि जो पुलिस वाले जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, चुपचाप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वहां से 9-2-11 हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वैसे ही मीडिया भी बन जाए। मीडिया अब इनसे डरे, ये लोग चाहते हैं। और हम आपको कई बार ये बताते थे, अब भी बताते हैं कि इस देश में हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा है जहां देश का संविधान लागू नहीं होता, जहां देश की पुलिस भी जाने से डरती है, जहां हमारे हेल्थ वर्कर्स नहीं जा सकते, हमारे डॉक्टर्स नहीं जा सकते। ये लोग उन्हीं मोहल्लों को बड़ा करना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि अब इन्होंने पुलिस को तो काबू में कर लिया, संविधान को भी वहां चलने नहीं देते, कानून को भी चलने नहीं देते। अब ये चाहते हैं कि चैनल भी, न्यूज़ चैनल भी, जी न्यूज़ भी ऐसे मोहल्लों तक ना पहुंचे और हम लोग डर के भाग जाएं। ये डर बैठाना चाहते हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिस वाले को धमकाना क्या टेरर नहीं है? टेरर का अर्थ ही होता है किसी के मन में डर पैदा करना। और अब इसी टेरर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके सच बोलने वाले पत्रकारों को
डराया जा रहा है। ये एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मूला है। जिहाद के चार्ट के बाद अब हम आपको टेरर का यही चार्ट दिखाना चाहते हैं, टेम्पलेट दिखाना चाहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए इस टेरर टेम्पलेट के तहत क्या क्या होता है। इसका फॉर्मूला है, इसके तहत पहले सच दिखाने वाले पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, उन पर नजर रखी जाती है, उन्हें शुरू में सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है और फिर एक दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। फिर ऐसे राज्य सरकारें जो इनके साथ मिली हुई हैं, उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह तय किया जाता है कि यह एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत ही दर्ज हो, ताकि इन सब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा सके, जेल में डाला जा सके, इन्हें जमानत ना मिले। और तीसरे चरण में सारी मशीनरी ऐसे पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश में जुट जाती है, उनका बॉयकॉट, बहिष्कार होना शुरू हो जाता है और ये एफआईआर और ये टेरर टेम्पलेट राजनीति से प्रेरित होती है। इसके लिए धर्म को आधार बनाया जाता है। धर्म ही सबसे बड़ा नशा है। अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन लोगों की आवाज दबाई जाती है जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद को एक गाली की तरह माना जाता है और इसके लिए ये जो हम जिस सॉफ्ट जिहाद की बात कर रहे थे, उसी सॉफ्ट जिहाद की मदद ली जाती है। इसी टेरर टेम्पलेट के तहत सच दिखाने वाले पत्रकारों की पहचान होती है और फिर उन्हें जेल जाने का डर दिखाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ इसी साजिश के तहत धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक धर्म को सुरक्षा का एहसास कराया जाता है और बाकियों पर नफरत फैलाने के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है। लेकिन सच बोलने की भले ही कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हम इस पत्रकारिता को कमजोर नहीं होने देंगे। सवाल यह है, आखिर ऐसे लोग अब चाहते क्या हैं? क्या ये लोग हमसे सिर्फ बदला निकालना चाहते हैं या फिर इनका मकसद कुछ और है? हम आज इसकी सच्चाई भी आपको बताएंगे। असल में ये लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे पत्रकार, ऐसे एंकर अब ना बचें जो देश की बात करते हों, जो देश विरोधी लोगों का असली चेहरा सामने लाते हों, जो आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर बात करते हों, जिन्हें डर ना लगता हो। क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर देश में उसी तरह की खबरें आपको दिखाई जाएंगी जिस तरह की खबरों में रियाज नाइकू जैसे आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताया जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का नेता बताया जाता है, उसे मिलिटेंट बताया जाता है और बताया जाता है कि ये जो गणित का अध्यापक था इसका तो बड़ा उज्जवल भविष्य था, इसे आर्मी ने एक थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से इस पर अत्याचार हुआ था, जिसकी वजह से ये मासूम आतंकवादी बन गया। इसके बाद आपको यही खबरें मिलेंगी। अगर हम लोग बीच में से हट गए, अगर जी न्यूज बीच में से हट गया, तो फिर आपको हर एनकाउंटर के बाद आतंकवादी के महिमा मंडन की खबरें ही आपको देखने को मिलेंगी। हर एनकाउंटर के बाद उस आतंकवादी के जनाजे पर कैसे जुलूस निकला, कैसे लोग बड़ी संख्या में हुजूम बनाकर वहां पर आए, यही आपको देखने को मिलेगा। एक विदेशी न्यूज एजेंसी जिसका नाम है रॉयटर्स, उस एजेंसी ने रियाज नाइकू के एनकाउंटर की हेडलाइन में लिखा है कि भारतीय सेना ने गणित के अध्यापक से बागी कमांडर बने एक व्यक्ति को मार डाला। देखिए और बड़ा करके आप देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है इस दुनिया की। और देखिए ये लिख रही है, इंडियन ट्रूप्स किल मैथ्स टीचर टर्न्ड रेबेल कमांडर इन कश्मीर। अब आप देखिए इस आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इस न्यूज एजेंसी को कितनी शर्म आ रही है। और यह सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जा रहा है, यह सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है, यह सब कुछ लिबरल गैंग के नाम पर किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जिस दिन हम बीच में से हटे, आपको एनकाउंटर की खबरें इस भाषा में पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। ये मीडिया के एक हिस्से का ऐसा दोहरा चरित्र है जिसे हम बार बार एक्सपोज करते हैं और हमारा यही सच इन्हें कड़वा लगता है। एक आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस हिसाब से ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी की बजाय एक सिविल इंजीनियर लिखा जाना चाहिए था? क्या हमें ये लिखना चाहिए था कि अमेरिका की सेना ने एक सिविल इंजीनियर को मार डाला क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी और अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी एक सर्जन था, तो क्या उसका मारा जाना इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे सेना ने किसी डॉक्टर को मार डाला? अमेरिका में
9/11 के हमले के दौरान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से प्लेन को टकराने वाला आतंकवादी मोहम्मद अता एक आर्किटेक्ट था। तो क्या विदेशी मीडिया उसके लिए यह लिखेगा कि इसमें एक आर्किटेक्ट मारा गया? अगर इसी तरह से सोचा जाए तो फिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी ने भी इस्लामिक स्टडीज में PhD की थी। वो इस्लामिक स्कॉलर था। तो क्या उसके मारे जाने की खबर को भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था जैसे वो कोई इस्लामिक दार्शनिक था और एक दार्शनिक मारा गया? भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद भी लाहौर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका है। हाफिज सईद खुद को मानवतावादी बताता है अपने बायोडेटा में और आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा को सामाजिक कार्यों से जुड़ा संगठन बताता है। तो क्या उसका मारा जाना भी एक मानवतावादी का मारा जाना कहलाएगा? लेकिन अगर हम बीच में से हटे तो यही होगा। आतंकवादियों का महिमा मंडन भी सॉफ्ट जिहाद का हिस्सा है और वैचारिक तौर पर लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरु, मुंबई में 26/11 हमलों का दोषी आमिर अजमल कसाब, 1993 के बम ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी और कल मारा गया आतंकवादी रियाज नाइकू। ये सब कौन थे? ये सब खुद को जिहादी कहते थे। आप इनके तमाम वीडियोस देख लीजिए, पुराने इनके इंटरव्यूज पढ़ लीजिए। ये कहते थे कि हम जिहादी हैं और ये कहते थे कि हम जिहाद करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं। ये कहते थे। उसामा बिन लादेन भी खुद को जिहादी कहता था। बगदादी भी खुद को जिहादी ही कहता था। रियाज नाइकू कहता था मैं एक जिहादी हूं और एक दिन शहीद हो जाऊंगा। अब सवाल यह है कि जब ये सारे आतंकवादी खुद को जिहादी मानते थे तो फिर कुछ लोगों को जिहाद शब्द से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जिहाद को जिहाद कहने पर FIR दर्ज कैसे होती है? अब आप खुद सोचिए कि जांच जिहाद की होनी चाहिए, जांच जिहादियों की होनी चाहिए, या फिर जांच उन लोगों की होनी चाहिए जो जिहाद का सच आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब भी हम आतंकवादियों की बात करते हैं, जब भी हम आतंकवादियों की आलोचना करते हैं या कहते हैं कि इनके शव इनके परिवारों को नहीं दिए जाने चाहिए, इनके शवों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए, तो एक खास कौम के लोग ही परेशान क्यों होते हैं? उन्हें आतंकवादियों से क्या मतलब है? आतंकवादियों के खिलाफ की गई कड़वी बातों से इन लोगों को ठेस क्यों पहुंचती है? जाहिर है सच्ची बात कड़वी होती है और इसी कड़वाहट को राजनीतिक FIRs के जरिए अब ये लोग बाहर निकाल रहे हैं।